नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल टू द न्यूक्लियस। तो डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या है कि जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया तो अल्फा पार्टिकल उसने न्यूक्लियस के ऊपर स्ट्राइक किए, लेकिन वो जो अल्फा पार्टिकल है वो न्यूक्लियस के साथ उनका कोलिजन हुआ, लेकिन वो न्यूक्लियस से कोलाइड करने से पहले ही पीछे की तरफ जो है वापस आ गए। तो जहाँ से वो वापस टर्न हुए तो वहाँ से लेकर के न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस, उसको हम डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट अप्रोच या डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का नाम देते हैं। तो बोलता कि जो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग अल्फ़ा पार्टिकल की जो अल्फ़ा पार्टिकल इंसिडेंट किए गए, मान लो उनकी एनर्जी ई है और वो न्यूक्लियस की तरफ जो है इंसिडेंट किए गए, तो न्यूक्लियस के पास पहुंचने के बाद वो पीछे की तरफ जो है वापस आ गया, और जहाँ से वो वापस आया तो वहाँ से लेकर के न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस है वो हम R0 ले लेते हैं। और जो अल्फ़ा पार्टिकल इंसिडेंट किए, मान लो उस अल्फ़ा पार्टिकल का जो मास है वो हमारे पास m था, और u वेलोसिटी थी जिस वेलोसिटी के साथ अल्फ़ा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास जो है पहुंचते हैं। तो इसलिए अगर हमें वेलोसिटी पता है किसी अल्फ़ा पार्टिकल की तो हम उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी अल्फ़ा पार्टिकल की, दैट विल बी 1/2 mu²। यहाँ पे जो m है वो अल्फ़ा पार्टिकल का मास है, और u हमारे पास जो अल्फ़ा पार्टिकल की एनर्जी है जो कि हमने न्यूक्लियस की तरफ इंसिडेंट की है। तो एज द अल्फ़ा पार्टिकल अप्रोचेज द न्यूक्लियस, तो जैसे अल्फ़ा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ या न्यूक्लियस को अप्रोच करता है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो धीरे धीरे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया था कि जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो भी पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो अल्फ़ा पार्टिकल को जब हम न्यूक्लियस पे इंसिडेंट करते हैं तो न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है उसको रिपेल करता है, लेकिन जब अल्फ़ा पार्टिकल न्यूक्लियस के नज़दीक पहुंचता है तो रिपल्सन बढ़ जाती है, और जो अल्फ़ा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ होती है। और कब तक डिक्रीज़ होती है? जब सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जो होती है वो होती है ड्यू टू द कूलम्ब फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑफ न्यूक्लियस। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, टोटली काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी। मतलब क्या हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी थी दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी व्हेन अल्फा पार्टिकल रिवर्स इन द बैक डायरेक्शन। तो जैसे ही वो रिवर्स होना शुरू करता है, तो रिवर्स कहाँ से करता है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बाद, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे। तो उस केस में जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाती है, मतलब कि टोटल काइनेटिक एनर्जी चेंज टू पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी इस केस में होती है वो किस वजह से होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन की वजह से। तो हम क्या बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R0। तो यहाँ पे Q1 क्या हुआ? ZD, जो कि न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है। तो न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर अगर Z होता है और एक प्रोटॉन पे चार्ज E होता है, तो टोटल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस हमारे पास बनता है ZD मल्टीप्लाई बाई 2E। 2E क्या है? अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर चार्ज। तो दो पार्टिकल वहाँ पे रिपल्सन करते हैं, एक अल्फ़ा पार्टिकल जिसका चार्ज 2E होता है और एक न्यूक्लियस जिसका चार्ज ZD होता है, और उनके बीच का डिस्टेंस R0 होता है, जो कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट हमारे पास है अल्फ़ा पार्टिकल न्यूक्लियस के बीच का। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जो हमारे पास एनर्जी होगी वो हमारी 1/4πε0 2ZD² डिवाइडेड बाई R0 हमारे पास होगी।
तो आर नॉट हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, लेकिन जो ई है, ई हमारे पास जो एनर्जी है जिसको कि हम काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। तो ई 1/2 mu² यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं तो आर नॉट 1/4πε0 2z² बन जाएगा, या आर नॉट 4 से 4 कैंसिल होके z²/πε0 mu² हमारे पास हो जाएगा। तो बोलता है ये हमारे पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, मतलब जहाँ से कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को बिना टच किए वापस आ जाता है। तो न्यूक्लियस को नहीं अल्फा पार्टिकल टच करता, क्योंकि रिपल्सन होती है न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच में, वो कुछ डिस्टेंस पहले वापस आ जाता है, तो उसको हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं आर नॉट। तो इसी डिस्टेंस से हम जो है न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो भी एस्टिमेट करते हैं कि अब जहाँ से वो वापस आया इसका मतलब कि वहाँ से ही जो न्यूक्लियस है उसका रेडियस स्टार्ट होता है। तो इसलिए जो आर नॉट हमारे पास आता है वो इतना हमारे पास आता है। तो इस तरह से हम न्यूक्लियस का साइज़ भी एस्टिमेट करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियाई, कि न्यूक्लियस जो होते हैं हमारे पास, न्यूक्लियाई हुआ बहुत सारे न्यूक्लियस, प्लूरल फॉर्म ऑफ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास जो क्या होता है, तो जैसा कि रदरफोर्ड ने बताया कि न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो बहुत कम होता है, 10⁻15 मीटर के बराबर होता है, बट जो डेंसिटी होती है न्यूक्लियस की वो बहुत ज़्यादा होती है। तो हम आगे पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हमारे पास होती है। तो अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे कि नेचुरल रेडियोएक्टिविटी के बारे में हम बात करते हैं, तो हम बोलते हैं नेचुरल रेडियोएक्टिविटी क्या होती है। नेचुरल रेडियोएक्टिविटी हमारे पास होती है जब कोई न्यूक्लियस अपने में से अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल या गैमा रेडिएशन एमिट करता है। तो किसी भी न्यूक्लियस से अगर अल्फा पार्टिकल, बीटा रेज या पार्टिकल या गैमा रेज निकलती है तो उसको हम बोल देते हैं कि वो न्यूक्लियस हमारा रेडियो एक्टिव है। तो हम क्या बोलते हैं कि न्यूक्लियस में से बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं जिनको कि हम इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसका मतलब ये भी सोचा गया कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, लेकिन ये बाद में प्रूव हो गया कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होते। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो कॉस्मिक रे स्टडी थी उसने एक और चीज़ बताई कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास म्यूजॉन्स भी होता है, तो जिसको कि हम एक्सचेंज पार्टिकल बोलते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है तो उसके लिए 2 थ्योरीज जो है दी गई। पहली थ्योरी थी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थ्योरी जो कि फेल होगी, और दूसरी थ्योरी थी प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी जो कि सक्सेसफुल रही। तो हमारे पास जो सक्सेसफुल थ्योरी है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी है, और जो फेल्ड थ्योरी है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थ्योरी है। लेकिन इस फेल्ड थ्योरी की वजह से ही जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी है हमारे पास वो एग्जिस्टेंस में आई। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या बोलती है? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी बोलती है कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास जो प्रोटॉन भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, वो न्यूक्लियस के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। न्यूक्लियस जो है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, जो कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी ने बोला। और ये थ्योरी जो है चैडविक की डिस्कवरी से पहले आई थी। तो चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास वो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस से निकलते हैं, जिसको कि हम बीटा डीके बोलते हैं। तो इसके बेस पे ये जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी थी इसने बोला कि किसी भी न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसका मतलब कि उसके अंदर जो हमारे पास रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऐसा भी देखा गया कि हमारे पास जो डिफरेंट न्यूक्लियाई हैं उनका जो मास होता है वो होल नंबर मल्टीपल ऑफ हाइड्रोजन मास हमारे पास होता है। तो जितना हाइड्रोजन का मास होता है, तो हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, तो इस तरह से हम हाइड्रोजन के मास को मल्टीप्लाई करते जाएं तो किसी न्यूक्लियस का मास हमारे पास जो है मल्टीपल ऑफ हाइड्रोजन एटम हमारे पास होता है। तो हाइड्रोजन न्यूक्लियस को जो नाम हम देते हैं वो हम प्रोटॉन बोलते हैं, कि जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है
वो प्रोटॉन होता है 1H1। तो स्लाइड चेंज फ्रॉम द होल नंबर वाज एक्सप्लेन बाई प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर आइसोटोप्स। लेकिन कई केसेस में हमारे पास जो हमारे पास होल नंबर से जो मास थोड़ा सा चेंज होता है, तो वो चेंज इन मास हमें जो है आइसोटोप्स की वजह से कई बार देखने को मिलता है। तो बोलता है ये जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी की जो हमारे पास एक तरह से अंडरस्टैंडिंग थी, उसके बेस पे हमने बोला कि एटम अपने आप में न्यूट्रल होता है। ये हमें पता है कि एटम न्यूट्रल होता है, लेकिन वो न्यूट्रल कैसे होगा अगर उसमें हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास होंगे एटम के अंदर। लेकिन ये भी एज्यूम किया गया कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कुछ तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, लेकिन कुछ न्यूक्लियस से बाहर होते हैं। तो जैसा कि इस थ्योरी ने बोला कि मान लो हम नाइट्रोजन का न्यूक्लियस अगर लेते हैं, मतलब N2 हम लेते हैं, तो नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में हमारे पास 14 प्रोटॉन होंगे और 14 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी वो हमारे पास न्यूट्रल है। N2 की बात हम कर रहे हैं, 2 नाइट्रोजन के एटम। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, मतलब 7 प्रोटॉन नाइट्रोजन के एटम में हमारे पास रहेंगे। लेकिन हम N2 लेते हैं तो उसमें 14 प्रोटॉन हमारे पास रहेंगे, 14 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो पता है कि 14 इलेक्ट्रॉन जो हैं उनमें से 7 न्यूक्लियस के अंदर हैं और 7 न्यूक्लियस के बाहर एटम में हैं, जो कि न्यूक्लियस के बाहर हैं। तो इस तरह से इस थ्योरी ने ये चीज़ जो है एज्यूम की। तो बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो हमारे पास प्रोटॉन के मास से काफ़ी कम होता है, तो इसलिए ये एक तरह से हमारे पास टोटल मास ऑफ द सिस्टम को एक तरह से डिस्टर्ब नहीं करता। कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, तो जो टोटल मास होता है वो हमारे पास जो है प्रोटॉन के मास के कारण होता है। तो इस तरह से हमारे पास ये थ्योरी जो है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी दी गई कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको कि रूल्ड आउट किया गया, जिसको कंसीडर नहीं किया गया। तो इसके ये थ्योरी जो है फेल होगी। लेकिन इसके हमारे पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी के फेलियर क्या थे, मतलब किन रीजन्स की वजह से ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी फेल होगी। तो हम बोलते हैं रीजन फॉर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस। तो आपने +2 में भी पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं हो सकता। तो वहाँ पे हम एक ही रीज़न पढ़ते हैं जो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, लेकिन इस बुक में हम जो है इसके 3-4 रीज़न यहाँ पे जो पढ़ेंगे। और एक क्वेश्चन पेपर में पूरा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी, डिस्कस द फेलियर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो ये क्वेश्चन 5 या 6 नंबर का भी कई बार आ जाता है, या इसका एक ही पार्ट 2-3 नंबर का भी एग्ज़ाम में आ जाता है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी फेल होने के जो सबसे पहला रीज़न हम देते हैं वो देते हैं वेव मैकेनिकल कंसिडरेशन से। तो पहला पॉइंट है वेव मैकेनिकल कंसिडरेशन। तो हम क्या करते हैं कि पार्टिकल को एज ए वेव ट्रीट करते हैं। तो हमें बोलते हैं कि रेडियस का जो साइज़ होता है वो 10⁻14 मीटर होता है। तो बोलता है अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर अगर है तो हम क्या बोलेंगे कि अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू फाइंड इन द डिस्टेंस डेल्टा एक्स इक्वल टू 2⁻14 मीटर। तो हम क्या बोलते हैं कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी 2 × 10⁻14 मीटर। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है 2 × 10⁻14 मीटर के अंदर ही रह सकता है। तो 10⁻14 मीटर तो रेडियस होता है, लेकिन उसका डबल हमारे पास जो डायमीटर होता है, मतलब एक डायमीटर के अंदर ही जो इलेक्ट्रॉन है उसके होने की जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास होती है। तो हम क्या बोलते हैं कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 × 10⁻14 मीटर। तो अगर डेल्टा एक्स हमें पता है तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम जो है इस केस में लगाते हैं, तो वो हमारे पास होता है डेल्टा पी इक्वल टू h क्रॉस डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स।
यहाँ पे जो एच क्रॉस होता है, इस एच क्रॉस को हम h/2 भी बोलते हैं, h/2। और h जो होता है वो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब डेल्टा पी अगर हमने फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 हम करेंगे। और प्लैंक्स कांस्टेंट जो होता है वो 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास जो एच क्रॉस किया जाती है, और बटे में हमारे पास डेल्टा एक्स आता है, जो कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है हमारे पास, अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास होता है। तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो डेल्टा पी की वैल्यू है 0.527 × 10⁻20 जूल सेकेंड पर मीटर हमारे पास आता है। और इस डेल्टा पी को हम पी भी लिख सकते हैं। तो बोलता है अगर मान लो न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो बोलता है न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उस इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है वो हमारे पास इतना होना चाहिए। तो अगर उसका मोमेंटम इतना होना चाहिए मतलब उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, इस एनर्जी को हम मोमेंटम से इस तरह से निकाल सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू p² + m0² c4। तो बोलता है यहाँ पे ये जो हमारे पास m0 c² होता है, इसकी जो ये हमारे पास जो रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हमारे पास होती है, जो कि काफ़ी कम होती है। मतलब ये दूसरी वाली टर्म हमारे पास जो है पहली वाली टर्म से काफ़ी कम होती है, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो कि 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो इसको कई बार हम जो है नेगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन जो एनर्जी हमारे पास बचती है 1√p² मतलब कि pc हमारे पास बचती है। और p हमने यहाँ ऊपर निकाला हुआ है और c की वैल्यू हम पुट करते हैं तो हमारे पास जो एनर्जी है वो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे आती है। तो बोलता है अगर न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो न्यूक्लियस के अंदर है तो उसकी एनर्जी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, जो न्यूक्लियस से बाहर इलेक्ट्रॉन निकलता है। लेकिन हमने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा हुआ है कि न्यूक्लियस से बाहर जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसकी एनर्जी 3 से 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा नहीं होती, लेकिन कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग उसकी एनर्जी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से निकल रहा है वो किसी और वजह से निकल रहा है, वो इस वजह से नहीं निकल रहा कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन है। अगर न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन होता तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसकी एनर्जी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए थी, लेकिन जो बाहर निकलता है वो हमारे पास 3 to 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास होती है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है। और वो न्यूक्लियस फिर कैसे निकलता है न्यूक्लियस से, वो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे कि जब हमारे पास बीटा डीके होता है, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है, तो उस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन वहाँ पे बनता है और वो इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकलता है। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन जो है बीटा डीके प्रोसेस में बाहर निकलता है न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, जो कि हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी में डिस्कस करेंगे।